लमसम वर्सेस एसआईपी। डाउनवर्ड चलती रहेगी तो एसआईपी की रिटर्न्स बेटर होगी और अगर अपवर्ड वन वे चलती रहेगी तो लमसम की रिटर्न बेटर होगी। जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं लगाना शुरू करूंगा, क्या ये सोचना बिल्कुल सही है? एसआईपी तो इस समय बहुत ही अच्छा पीरियड है स्टार्ट करने का, जिसने पहले नहीं स्टार्ट किया हुआ। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अर्ली इन्वेस्टिंग even with the small amount is highly recommended. सर, एक थंब रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। Buy when everybody is selling, sell when everybody is buying. 10 to 15 years जो करोड़पति बन जाए। 15 रूल बोलते हैं। म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाइड विद मिस्टर रावल, इस सेकेंड एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और पहले के एपिसोड में हमने बात किया कि करेक्शन में हमें इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए और रावल सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों, ऐसा क्यों। अब हम आज जो एपिसोड है इसमें बात करेंगे कि लमसम या एसआईपी रूट क्या सही रहेगा मार्केट जब करेक्ट होती है तो निवेश के लिए। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मिस्टर आरसी रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंपीरियल इंटरनेशनल। रावल सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑलवेज अ प्लेजर सर। रावल सर, ये बताइए, लमसम वर्सेस एसआईपी, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। कहते हैं जब मार्केट्स करेक्ट हुई है तो ऐसा, और हम सब बात कर रहे हैं कि बॉटम आउट हो रही है, तो लमसम इन्वेस्ट करके ज्यादा फायदा होगा या फिर एसआईपी से ज्यादा फायदा होगा? देखिए, इसको मैं दो तरीके से समझाना चाहूँगा। एक तो मैथमेटिकल फॉर्म्स में कि अगर मार्केट का रुख होता है तो कौन सा फ़ायदेमंद है जी। दूसरा बिहेवियर अप्रोच के साथ में जी। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। जिस समय मार्केट डाउनवर्ड चल रही होगी लंबे पीरियड के लिए, एसआईपी के रिटर्न्स बेटर होंगे। ओके। जिस समय मार्केट अपवर्ड जा रही होगी तो लमसम के रिटर्न बेटर होंगे। उसका रीज़न ये है कि लमसम लगाने वाले को कंपाउंडिंग का पूरा फ़ायदा मिल जाता है, जबकि एसआईपी वाले ने केवल उसको टुकड़ों में ही इन्वेस्ट किया होता है। ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। लेकिन हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग में केवल मार्केट वन वे ना तो अपवर्ड जाती है ना डाउनवर्ड जाती है, मार्केट वोलाटाइल रहती है। okay. जिस समय मार्केट वोलाटाइल रहती है तो आप ये समझिए कि एसआईपी के रिटर्न्स और लमसम के रिटर्न नॉर्मल वोलाटाइल में बराबर रहते हैं। और शॉर्ट टर्म पीरियड में हो सकता है कि एसआईपी में बेटर रिटर्न आ जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेंगे तो लमसम में रिटर्न बेटर आएगी। लेकिन अब आदमी के इन्वेस्ट करने की बात कर लें जी। हम कह तो सकते हैं कि आदमी एसआईपी में इन्वेस्ट करता रहेगा 10 साल के पीरियड के लिए। ये तो कई बार देखा गया है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करके तो आदमी लंबे पीरियड तक वेट कर सकता है। लेकिन एसआईपी की बात कि वो 10 साल तक कंटिन्यू रहेगा, भले उसके पास अभी पैसा है और उसने साइड लाइन कर भी लिया है देने के लिए, 10 साल तक एसआईपी निकालने वाले लोग कम होते हैं और बीच में उनके गोल्स बदल जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन एक सिंपल फार्मूला यही है कि अगर डाउनवर्ड चलती रहेगी तो एसआईपी की रिटर्न्स बेटर होगी और अगर अपवर्ड वन वे चलती रहेगी तो लमसम की रिटर्न बेटर होगी। आदमी को अपना गोल समझने के अकॉर्डिंगली ही जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रावल सर, ये बताइए, अभी करंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अभी हमको ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ थमेगी या नहीं और करेक्ट होगी या नहीं, तो क्या जिसके पास कैश है वो जो अब डिस्पर्स करना चाहता है म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एसआईपी सही रहेगी ना? एसआईपी तो इस समय बहुत ही अच्छा पीरियड है स्टार्ट करने का, जिसने पहले नहीं स्टार्ट किया हुआ। जिसकी पहले से एसआईपी चल रही है वो उसमें इस समय अगर 1 साल के लिए जितना भी बढ़ा सकता है वो उसके लिए अच्छा रहेगा। रही बात लमसम लगाने की, तो वार टाइप की सिचुएशंस में लमसम अपफ्रंट लगाना कभी भी समझदारी नहीं होती। तो उसको 2-3 तरीकों से किया जा सकता है। एक तो सिग्रीगेटेड फॉर्म में कि जैसे वो उसको सोच ले
कि मैं इसको 4 भागों में लगाऊंगा, एक अभी लगा लेता हूँ, एक महीने बाद लगा लूंगा, फिर 1 महीने बाद लगा लूंगा। अगर वो सोचता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा देखने के लिए, तो वो क्या कर सकता है कि पहले डेट या आर्बिट्राज टाइप के फंड में लगा के और वहाँ से सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र के थ्रू इक्विटी के फंड्स में आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए। सर ये बताइएगा, किसी के लॉन्ग टर्म गोल्स हो तो उसके लिए निवेश का रूट क्या होना चाहिए? जैसे किसी के बच्चे की एजुकेशन की बात हो या किसी के बच्चे की मैरिज की बात हो, जो गोल्स उन्होंने माइंड में सेट करे हो, तो उसके लिए एसआईपी बेटर रहती है या फिर लमसम वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज आल्सो गुड? इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड। सबसे पहली बात यह है कि एक तो ये हो सकता है कि बच्चा अभी 2-4 साल का है और हायर एजुकेशन के लिए तो हमारे पास पीरियड 16-17 साल का है जी। तब एसआईपी बेटर रहेगी। लेकिन ये चीज़ जानते हुए भी किसी समय आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना लंबा वेट करे और चल पाए। मान लिया उसकी सेविंग अर्निंग स्टार्ट ही बाद में हुई जब बच्चे की एज ऑलरेडी 12-15 साल हो गई थी, उसके पास बचे ही 3 साल हैं, तो वो क्या कर सकता है कि जो लमसम पैसा इकट्ठा हुआ है उसको भी लगा सकता है और साथ में एसआईपी भी उसने पीरियड की कर सकता है। बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से कि उसको कितने टाइम पीरियड के बाद में कितनी अमाउंट चाहिए और अप्रॉक्सीमेट रिटर्न के हिसाब से उसको स्कीम चूज करनी चाहिए सो दैट उसका पर्पस हल हो सके। केवल उसका आंसर इस तरीके से नहीं दिया जा सकता कि वो एसआईपी में जाए या लमसम में जाए। उसको पहले पीरियड को एसेस करना पड़ेगा, अपनी अमाउंट जो उसको चाहिए उसको एसेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उसका निर्णय हो पाएगा कि वो एसआईपी फॉर्म में जाए या दोनों के मिक्सचर में जाए या अपफ्रंट लगा दे कि उसके पास कितना पीरियड बचा हुआ है उस अमाउंट को एक्यूमुलेट करने के लिए। आमतौर पर सर ये होता है कि जो नया एक इन्वेस्टर है, छोटा है, नई नौकरी मिली है, वो कहता है कि मैं तो इतना सेव ही नहीं करता, मैं तो बहुत कम सेव करता हूँ, 1000, 2000, 3000 रुपये। क्या मेरे को एसआईपी में लगाना है? जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं लगाना शुरू करूँगा। क्या ये सोचना बिल्कुल सही है? ये सोचना बिल्कुल गलत है। जितनी जल्दी आदमी स्टार्ट करेगा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सेविंग एक हैबिट है। जितनी जल्दी आदमी स्टार्ट कर देगा ना, उतनी जल्दी उसको लाइफ में अपने गोल अचीव करने में सहायता मिलेगी। जल्दी स्टार्ट करना और कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब उसको आ जाएगा ना समझ, तो मैं बता रहा हूँ कि उसको पैसा एक्यूमुलेट हुआ निकालने में भी दिक्कत होगी। और जल्दी स्टार्ट करने के तो इतने एडवांटेज हैं कि जिसने भी अगर थोड़ा लेट स्टार्ट किया तो उसको उस अमाउंट का कई गुना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको मीट आउट करने के लिए। इसलिए अर्ली इन्वेस्टिंग even with the small amount is highly recommended, and in fact this spirit has to be inculcated within the family also. हर पेरेंट्स को, हर अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सेविंग हैबिट्स क्या होती है, पैसे की वैल्यू क्या होती है, और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं कि सेविंग लॉन्ग टर्म के लिए कितना फ़ायदेमंद होती है, उतना ज़्यादा हमारे लिए लाइफ में अच्छा रहेगा। रावल सर, जिस मार्केट कंडीशन में इस समय हम है और कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक योर मल्टी कैप या लाइक योर फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड? देखिए, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो इतनी जल्दी उसके लिए ये समझ पाना कि स्मॉल कैप में लगाएं या मिड कैप में लगाएं या लार्ज कैप में लगाएं, इतनी उसको नहीं समझ होती। तो समझदारी यही होगी कि वो ऐसे में जो अच्छे एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैं उनका नाम ढूंढ के उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप वाले में इन्वेस्ट करें, जिसमें उनके पास एक्सपर्टीज़ है, जो रात दिन रिसर्च में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया है इस चीज़ को करने में, कस्टमर की रिटर्न बेटर लगाने में, वो उनके ऊपर छोड़ दें रादर देन अपने हिसाब से वो करने का। कुछ सालों में जब अर्निंग हो जाती है फिर उसके बाद
आदमी को अपने आप समझ में आ जाता है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उस समय वो सेक्टोरल कार्ड भी ले सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है सर्टेन पोर्शन। क्यों? क्योंकि अर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो दिल से डर निकल चुका होता है और इस टाइप के डर, जैसे आपने पहले एपिसोड में पूछे थे, वो उससे ख़त्म हो चुके होते हैं, बल्कि वो हिम्मत लगा के अपने पास आ जाता है। गुरुओं ने कहा है, बाई व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग। इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। समझने वाले इसको, बड़े छोटे लेवल के लोग भी समझ गए हैं, और नहीं समझने वाले का डर तो पूरी ज़िंदगी नहीं निकलता। ये एक बिहेवियरल अप्रोच है, और जिसको समझ पाना, जो समझ जाता है वो लॉन्ग टर्म में गेन करता है, जो नहीं समझ पाता वो लॉस लेता है। ये एक फंडा है। सर, एक थंब रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टर जो है बहुत कंफ्यूज रहता है, मैं लमसम में करूं या एसआईपी में, एसआईपी इतनी करूंगा, अच्छा लमसम इतनी करूंगा, वो कंफ्यूजन में टाइम ही निकल जाता है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो कौन सी अमाउंट है जिस अमाउंट को वो लॉन्ग टर्म तक मिनिमम पर मंथ निकाल सकता है। तो उसके लिए तो उसको एसआईपी में जाना चाहिए। अब उसके बाद कुछ लमसम अगर पैसा है, तो पहले उसको ये देखना है कि इस लमसम पैसे की कितनी उसको ज़रूरत है या कब उसको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उसके हिसाब से उसको लगाना चाहिए। आपने हमको बहुत अच्छे से समझाया कि एसआईपी कब करनी चाहिए और फिर लमसम कब करना चाहिए, और क्लियर फोकस के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। एसआईपी, जैसे कि सर ने समझाया कि इमोशनल होके आपको कोई कॉल नहीं लेनी है, आपको सोच के समझ कर इन्वेस्ट कर, ये तो हम सब जानते ही है, और म्यूचुअल फंड तो सही ही है। कन्फ्यूजन तो बहुत होता है कि लमसम करे या फिर एसआईपी करे, एसआईपी बहुत छोटा अमाउंट है, ओहो। लेकिन सर ये बताइए, सब करोड़पति बनना चाहते हैं, तो व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट वन नीड्स टू डू से फॉर 10 to 15 years जो करोड़पति बन जाए? बहुत सिंपल सा रूल है, आदमी अगर इसको ही फॉलो कर लेना तो ना करोड़पति बने तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है। म्यूचुअल फंड ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है, और हमारे सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट की हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि एक रूल बोला जाता है हमारे इंडस्ट्री में, जिसको हम 15-15-15 रूल बोलते हैं। 15,000 रुपये महीने की एसआईपी अगर आदमी 15 साल तक करे और 15% की रिटर्न आए तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। ओके, अब बताइए, 15 15,000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आदमी जल्दी शुरू कर दे तो 15 साल कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आदमी 20-25 साल से काम शुरू करता है और 65 साल की रिटायरमेंट है, तो 40 साल में 15 साल तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो मुझे तो कोई भी अगर वो मिलता है कि वो मैं 15-20 साल से सर्विस कर रहा हूँ जी, पोर्टफोलियो देखता हूँ तो क्या है जी, 10-12 लाख है। मैंने कहा तो आपने पोर्टफोलियो में किया क्या है? अगर आप 1.5 लाख रुपीस जो 80C की डिडक्शन है, अगर उसको ही आपने म्यूचुअल फंड में लगा के रखा होता तो आप ये समझ लीजिए 15 की बजाय 16 साल में भी आप वैसे ही करोड़पति हो जाते। अच्छा, इतनी अच्छी हमारी हिस्ट्री रही है कि 14 से 15% की लिबरलाइजेशन के बाद में 1996 के बाद से रिटर्न आती रही है। तो इसलिए करोड़पति बनना हमारे कंट्री के अंदर में डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन और अर्ली स्टार्ट के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। न केवल 15 साल में करोड़पति, अगला 1 करोड़ केवल 5 साल में बन जाएगा बिना कुछ किए हुए। जब वो 1 करोड़ बन गया, आप उसको रखे रहिए, मत निकालिए, अगले 5 साल 2 करोड़ हो जाएंगे। आप करके तो देखिए। 7 जीरो जब देखने की आदत पड़ जाती है ना, मैंने तो कितनों को बनाया, और मैं उसके बाद चैलेंज, बीच में कहते हैं लोग इमरजेंसी में निकाल लेंगे तो क्या, मैं कहता हूँ निकालने नहीं दूंगा, जस्ट एक कहने वाली बात है। लेकिन जब 7 जीरो देख के अपने पोर्टफोलियो को देखने की आदत पड़ जाए ना, वो पैसे निकाल ही नहीं पाता। जिन लोगों ने ये सवाल करके 1 करोड़ के साथ में बात करी थी, आज वो 3-3, 4-4, 5 करोड़ में हैं, और उनको समझ में आ गई है। उनको कोई भी
टाइम बुरा वक्त नहीं दिखता, उनको यही दिखता है कि और पैसे लगाने हैं, कहाँ लगाएं। रावल सर, आपके जैसे एडवाइजर भी तो चाहिए। तो एडवाइजर अगर अच्छा हो तो क्यों नहीं। तो आज हमने नई बात सीखी आपसे, 15:15:15, 15,000 15 साल 15% रेट पे, जो हमने देखा कि हमारा मार्केट जो है 15% के आसपास की ग्रोथ हमको देता है एज अ CAGR। सो यू कैन मेक 1 करोड़। सो करोड़पति बनना उतना मुश्किल नहीं है, रावल सर ने हमको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन ऐसे मार्केट में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो SIP बंद नहीं करनी है, SIP चालू रखनी है, और अगर फॉलिंग मार्केट है तो SIP में और पैसा डालना है, एड ऑन करना है। और लमसम, यस, यू कैन ऑलवेज गो फॉर लमसम, बट SIP जो है लंबी अवधि में आपको अवरेजिंग का भी फ़ायदा वो मिलता है, और ऐसे फॉलिंग मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। अगला सवाल जो होगा हमारा वो होगा कि ठीक है, हमने डिसाइड कर दिया कि हम SIP करेंगे या लमसम, ठीक है, वो हम पे डिपेंड करेगा, हमारे रिस्क प्रोफाइल पे, हमारे पास जितना सरप्लस होगा उस पे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको 100% इक्विटी में ही डालना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोना चांदी ने आपको पिछले साल में कितने रिटर्न्स दिए। हालांकि अब वो गिर रहा है, पर लेकिन सोने ने आपको 70% से ज़्यादा एक साल में दिया। वहीं अगर आप सिल्वर को देखें तो 150% एंड अबाव, सो एक साल में इतना रिटर्न। तो एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइलिंग ये बहुत ज़रूरी है। इसकी हम चर्चा करेंगे एपिसोड 3 में, जहां हम जानेंगे कि एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए और रिस्क प्रोफाइलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। रावल सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।